असर की नमाज के बाद वो उस लंबे से दस्तरखान पे बैठा खाना खा रहा था जब अली अपनी ट्रे लिए उसके पास आन बैठा। अब कैसी तबीयत है यार? मैं ठीक हूँ, वो होले से मुस्कुरा दिया। दवा और मरहम के लिए शुक्रिया। अली ने रसान से उसके घुटने पे हाथ रखा। क्या की क्या बात है, तू प्यार है मेरा। खाने के बाद लड़के क्रिकेट खेलने के लिए बाहर जा रहे थे। साद भी उनके पीछे ही निकलना चाहता था जब अली ने उसका बाजू पकड़ा। बाहर कहाँ जा रहा है? चल ऊपर चलते हैं, मैच देखने चलते हैं यार। अली ने मुंह बिसोरा। इन्हें खेलना तो आता नहीं, ऐਵੇਂ ही टुंडे मुंडे से शाटे मार के अफरीदी बनते हैं। दफा कर तू, ऊपर चलते हैं, कोई नहीं होगा वहाँ, बातें करेंगे, ठीक है। दूसरी मंजिल पर रिहायशी कमरे थे, वहाँ तुलबा के सामान के बक्से और सोने के लिए इंतज़ाम था। अब सब सुनसान पड़ा था। वो उसके साथ उस कमरे में आ गया था। कहते हैं कि वक्त हर जख्म के लिए शाफ़े मरहम होता है। सही ही तो कहते हैं, हर घाव वक्त के साथ भर ही जाता है। वक्त चेहरे बदल देता है, दिल बदल देता है। वो रोता हुआ बच्चा पहले तो उसके सीने से लगकर चुप हुआ, फिर उसके हाथों से खाना भी खा लिया। तीसरे दिन उसकी उंगली पकड़े बाहर भी आ गया। चौथे दिन वो उसको लिए लिए सरकारी स्कूल में आ गई। वो चौथी क्लास में था तो उसे इसी जमात में दाखला मिल गया। टेस्ट उसने अपनी जहानत से पास कर लिए और सारे सर्टिफिकेट सब्ज और नीले नोटों ने बनवा दिए। बहुत दिल लगा कर पढ़ना है, फर्स्ट आना है, ठीक है। वो अपने जोड़े पैसों से उसका यूनिफॉर्म, जूते और किताबें खरीद लाई। तू पछताएगी तारा ये सब करके, ये सब बर्बाद जाएगा। कभी तूने देखा कि कोई हम जैसा स्कूल गया हो, और गया भी हो तो वहाँ टिक सका हो? गुरुजी ने उसकी सारी सरगर्मियों को देर तक देखा था और उसे शाम को कहा था, वो तेरा कुछ नहीं लगता, मत खप उसके लिए इतना। उसका नसीब यही है और यही है, यही नाच गाना शादी ब्याह, बस। वो मेरा कुछ नहीं लगता गुरुजी, लेकिन वो मुझे मेरे जैसा लगता है। मैंने उसमें तारा को देखा है, वो तारा जिसकी किसी को भी ज़रूरत नहीं थी, तो उसे खुद से अलहदा करके फेंक दिया गया। मुझे देखे तो सही, मुझ में वो कहीं नज़र आएगा गुरुजी। गुरुजी ने उसे देखा। ये किताबी बातें हैं तारा, हमारे जैसे कभी अफसर लगे देखे हैं? हमारी जगह महफिलों में है। महलों के ख्वाब देखना हमें ज़ेब नहीं देता तारा। मैं किसी महल के ख्वाब नहीं देख रही गुरुजी, बस मैं इसे किसी महफिल में नहीं देखना चाहती। एक आसान और सादा सी मुअज़्ज़िज़ ज़िंदगी, और बस कुछ भी नहीं। वो उठ खड़ी हुई। क्या होता है, क्या होता आ रहा है और क्या हो चुका, मुझे इसकी परवाह नहीं। मुझे बस ये पता है वो सब मैं इसके साथ नहीं होने दूंगी, और अगर इसके लिए महलों के ख्वाब देखे भी हैं तो क्यों ना देखूं। ये मुआशरा कहता है ना कि हम बस महफिलों के लिए हैं, तो ये मुआशरा तारा के पैर की जूती। हम कोई यतीम बच्चा क्यों गोद लें जब हमारी अपनी औलाद है। रुमैसा ने उस रात वापसी पे कहा था, तुमने क्या औलाद दी है मुझे, तुम कैसी औलाद दे सकोगी मुझे आगे। वो धक से रह गई। ना बीबी, मुझे माफ़ रखो, मुझे एक और जुल्फ़ना नहीं चाहिए, बस काफ़ी है। तो इसके लिए भी मैं ज़िम्मेदार हूँ। उसने कंधे उचका दिए, जैसे कहना चाहता हो कि वाकई तुम ज़िम्मेदार हो। तुमने कहा था वो 9 महीने तुम्हारे बतन में रहा, तो रुमैसा बीबी कौन ज़्यादा ज़िम्मेदार हुआ? वो उसके पीछे पीछे ही अंदर आई थी। आप ज़िम्मेदार नहीं हो सकते। नहीं, मुझ में कोई ख़राबी नहीं है। क्यों, आप खुदा हैं? वो एक लम्हे को चुप रह गया। देखो रुमैसा, मेरा दिमाग ख़राब मत करो। जो होना था हो गया, बात ख़त्म। अब हम इस बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं और बस, ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। लेकिन वो मेरी औलाद नहीं होगा। वो चुपचाप अंदर चला गया था। ब्रेक हो चुकी थी। वो अकेला क्लास में बैठा रह गया। सब लड़के टोलियों की सूरत में अपने अपने दोस्तों के साथ बातें करते क्लास से निकल गए थे। कुछ ग्राउंड में, कुछ कैंटीन में। वो खामोश बैठा, सर डेस्क पर झुकाकर बैठ गया। बहुत देर ऐसे ही गुजर गई थी। तभी उसे कुछ लड़कों के बोलने की आवाज़ें आई थी। उसने सर ऊपर उठाया। फैज़ान 2 लड़कों के साथ उसके पास से गुजर रहा था। उस पर एक तंजिया नज़र डाली और आगे बढ़ गया। अब वो उस दूसरे लड़के से मुखातिब था। यार, कभी गरूर नहीं करना चाहिए। अल्लाह ने जहन दे दिया है तो तुम्हें दिया है, हमें किस चीज़ का एटीट्यूड दिखाते हो? एहसन ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। वो उसे ही देख रहा था। तेरे ना बताने से मैं मर तो नहीं गया। पास तो मैं भी हो गया, लेकिन तू फेल हो गया।
اسے بائیں ہاتھ کی درمیانی انگلی دکھاتا وہ چلا گیا۔ وہ واپس سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ وہ امبرین کا اس گھر میں پہلا دن تھا اور اسے بہت کچھ سمجھا دیا گیا تھا۔ ساس نندوں کے چہرے اور رویے بہت کچھ کہہ رہے اور جتا رہے تھے۔ بی بی مانا کہ ابھی کل تمہاری شادی ہوئی ہے، لیکن تھوڑی تو شرم کرو، کچھ تو لجا دکھاؤ۔ آدھی دوپہر گزر گئی اور تم میاں کے ساتھ کمرے میں بند ہو۔ یہ شریف لڑکیوں والے لچھن تو نہیں ہے۔ وہ نہا دھو کر تیار شیار باہر نکلی تو ساس نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ صبح سویرے اٹھتی، کچھ نماز روزہ، ساس سسر کو سلام، ناشتہ تو خیر تمہارے میکے سے کیا ہی آنا تھا، فون تک نہ آیا۔ وہ اپنے آپ میں ہی شرمندہ ہو گئی۔ عمران آیا تو ان کی زبان بند ہوئی۔ وہ ماں کو سلام کر کے باہر نکل گیا اور وہ اکیلی کھڑی رہ گئی، نئی نویلی، ایک رات پرانی دلہن، اور کسی نے جھوٹے منہ ایک نوالے کو بھی نہیں پوچھا تھا۔ عمران نے اسے کسی دوست کی شادی میں دیکھا تھا اور تب سے وہ اپنے ماں باپ کے پیچھے پڑا تھا، شادی کروں گا تو بس اسی سے، ورنہ نہیں۔ ماں باپ کو جھکنا پڑا اور وہ اس کے گھر رشتہ لینے جا پہنچے تھے۔ 6 بہنیں، 2 بھائی، چھوٹا سا گھر، دہاڑی دار مزدور باپ۔ وہاں تو نوالوں کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ ساج رات کے کسی پہر واش روم جانے کے لیے اٹھا تھا، واپس آیا تو دیکھا ملگجے سے اندھیرے میں صحن میں بنے اس گھاس کے کتے میں علی چت لیٹا آسمان کو گھور رہا تھا۔ وہ حیرانی سے چلتا ہوا اس کے نزدیک آیا۔ علی تو یہاں کیوں لیٹا ہوا ہے؟ بس ویسے ہی، اوپر جی گھبرا رہا تھا اور نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ وہ بھی اس کے برابر میں لیٹ گیا۔ سیاہ آسمان تاروں سے سجا ہوا تھا، ہر طرف سناٹا تھا۔ رات کی مخصوص سی خنکی اور ٹھنڈی ہوا مدہوش کیے دے رہی تھی۔ بہت دیر تک وہ ایسے ہی لیٹے رہے تھے۔ سعد علی کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ٹکرایا تھا۔ کیا سوچ رہا ہے؟ کچھ نہیں، وہ غنودگی میں تھا۔ علی کی انگلیاں اس کی انگلیوں میں اٹکنے لگی۔ جا اندر جا کے سو جا۔ وہ چپ رہا اور وہیں لیٹا رہا۔ اس کا وجود علی کے ہاتھوں کے لمس محسوس کرنے میں لگا ہوا تھا۔ سعد سو گیا کیا؟ علی نے اس کی طرف کروٹ لی اور اسے دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سعد کا دل اپنی تال کھونے لگا تھا۔ وہ ایک 14 ماہ کا بچہ تھا۔ یہ ننھی سی جان، وہ بہت دیر تک اسے اپنے بازوؤں میں لیے بیٹھی رہ گئی۔ یہ وہ نہیں، میرا عادل نہیں ہے یہ۔ وہ بچہ سانولا سا، معصوم سا فرشتہ تھا۔ رمیسا نے اسے نہلا دھلا کر نئے کپڑے پہنائے تھے، اس کے لیے کھانے کا انتظام کیا اور کھلا کر وہیں سلا دیا۔ اب جب وہ سو چکا تھا تو وہ چپ چاپ بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے جگر کے ٹکڑے جیسا نہیں تھا، کیونکہ وہ اس کے جگر کا ٹکڑا تھا ہی نہیں، وہ تو کوئی اور تھا۔ اپنے بچے کی جدائی کے جو زخم اس کی روح پر لگے تھے وہ دوبارہ سے ادھڑ چکے تھے، ان سے درد بہنے لگا تھا۔ جس مرہم سے اسے شفا ملنا تھی اب وہ میسر نہیں تھا۔ شادی کے 5ویں دن انہوں نے باورچی خانے کی ذمہ داری امبرین کو سونپ دی تھی۔ گھر میں 2 اور بہویں بھی تھیں، ایک کے ذمہ ناشتہ اور دوسری کے ذمہ رات کا کھانا تھا۔ دوپہر کی ہانڈی روٹی اسے سونپ دی گئی۔ شادی کے چاؤ تو ساری زندگی پورے نہیں ہوتے بہو، لیکن گھر تو سنبھالنا ہوتا ہے۔ میں تو انصاف کی بات کرتی ہوں، اب 2 بہویں کام میں لگی ہیں تو میں تیسری کو تو بستر پر آرام سے بیٹھے نہیں رہنے دوں گی۔ اپنا اپنا کام نمٹاؤ، پھر جو مرضی کرو۔ اس دن اس نے پہلی بار کھانا بنایا تھا۔ اماں کے لیے ٹرے سجا کر ان کے کمرے میں ہی لے گئی تھی۔ انہوں نے پہلا لقمہ لیتے ہی روٹی چھوڑ دی اور لقمہ واپس تھوک دیا۔ کیا ہوا امی؟ وہ جلدی سے پاس آ بیٹھی اور پانی بھرنے لگی۔ یہ سالن تم نے بنایا ہے؟ اللہ توبہ! انہوں نے گلاس پکڑا، ایسا کڑوا زہر، توبہ! میرا حلق تحقیر کے احساس سے اس کا سر ہی جھک گیا تھا۔ میں نے تو مناسب ہی ڈالا تھا امی، اب جانے کیسے تو میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ یہ پڑا ہے سامنے، خود چکھ لے۔ سوری امی، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں کچھ اور بنا دوں آپ کو؟ آملیٹ؟ انہوں نے ہاتھ جوڑے۔ نہ بی بی، یہ منو سلوا اٹھا اور لے جا۔ اس نے باورچی خانے میں آ کر سالن چکھا، وہ واقعی میں کڑوا زہر ہو رہا تھا۔ یہ کیسے؟ میں نے تو اس میں اتنا کم نمک ڈالا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ کسی طالب علم نے ان دونوں کی شکایت کر دی تھی کہ وہ رات کو گھاس کے کتے میں اکیلے تھے۔ اب قاری صاحب نے ان دونوں کو جواب طلبی کے لیے بلوا لیا تھا۔ سعد ہاتھ باندھے خاموش کھڑا تھا۔ علی نے ہی جواب دیا تھا، قاری صاحب اندر حبس تھا اور دم گھٹ رہا تھا، اسی لیے ہم ٹھنڈی ہوا میں باہر آ گئے تھے، اور باقی کے 85 بچے، ان کا دم نہیں گھٹتا اندر۔ گرمی لگتی ہے تو مجھ سے کہو، اور چارپائیاں صحن میں بچھا لیا کرو، ایسے گھاس میں لیٹنا ٹھیک نہیں۔
साद ने सर उठाया। कारी साहब, हम बस बातें कर रहे थे। इन्हें तप चढ़ी। ओह, ऐसी कौन सी तुम्हारी बातें हैं जो खत्म ही नहीं होती हैं? सारा दिन एक दूसरे में घुसे रहते हो। जब देख लो तब तुम दोनों की जोड़ी इकट्ठी पाई जाती है। एक दूसरे का साया बने घूमते हो। हर वक्त की गप्पें, दरसगाह में भी, खाने के दौरान में भी, बाद में भी। हम दोस्त हैं। अली मिनमिनाया। देखो बच्चे, हर शय इतदाल में अच्छी लगती है। दोस्ती अच्छी चीज़ है, लेकिन यूं हर वक्त के लिए एक दूसरे पर मुनहसिर हो जाना अच्छी बात नहीं। दोस्त हो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कभी एक दूसरे की जान छोड़ भी दिया करो। अपना अपना काम किया करो, पढ़ाई पे तवज्जो दिया करो। यूं हर वक्त साथ साथ घूमना भी अच्छी बात नहीं है। उन्होंने रसान से समझाया था। चलो जाओ और आइंदा शिकायत का मौका ना देना किसी को भी। वो दोनों आगे पीछे सर झुकाए बाहर निकल आए थे। ये कौन है जिसके साथ तुम स्कूल आते हो आदिल? सितारा उसे उस रोज भी खुद स्कूल छोड़ने आई थी, तो उस लड़के ने आदिल से पूछा था। वो मेरी आप ही है। उस लड़के ने उसे कड़े तेवरों से देखा था। उस दिन ये बात सारे स्कूल में जंगल की आग की तरह फैल गई थी। वो एक खुसरे को अपनी आप ही कहता है। मैंने खुद इसे रोज उसके साथ स्कूल आते देखा है, तो क्या वो भी इन्हीं की तरह है? तूने इसे देखा नहीं कि वो कैसे लड़कियों की तरह चलता और बात करता है? हाँ, मुझे तो वो खुद भी खुसरा ही लगता है। हर बच्चे के पास उसे देखकर करने को यही बात होती थी। उसे बगौर देखा जाता और देर तक देखा जाता। मैंने उस हिजड़े को देखा है, वो हमारे घर शादी पे नाचने के लिए आया था। वो तो इतना अजीब सा है, ये भी तो अजीब सा ही है। इंसानों ने ये बड़ी ज्यादती की है। जो चीज़ समझ ना आए उसके लिए वो एक लफ्ज़ घड़ लिया करते हैं, अजीब। अब हर शय इसी तराजू में तोली जाती है। वो जो भी कर लेती, रोना पीटना, फसाद, मार पीट, तोड़ फोड़, लेकिन वो वापस आने वाला नहीं था। वो जान चुकी थी कि फरहान उसे कत्तन घर में वापस नहीं लाएगा। उसकी नाक जितनी ऊंची थी, वो मासूम बच्चा उतना ही नीच था। इसे पता था बस कल वो ही है, वो यतीम खाने से लाया गया ज़रा सा बच्चा, वलीद। गुजरते वक्त और मुकद्दर के इस फैसले के साथ उसे समझौता ही तो करना था। जिंदगी चाहे जैसी भी थी, जीना तो बहरहाल था, जीना तो पड़ता ही है। सो वो भी जीने का ढोंग सा करने लगी थी। वो आदिल नहीं था, लेकिन वो उसमें उसे देखने लगी थी। उसकी आंखों में उसकी नज़रें खोजती रहती थी। उसकी तरह उसके बाल बनाती, उसके जैसे उसे कपड़े और जूते पहनाती। महरूमी तो थी, लेकिन अजाला भी तो किया गया था। उसने खुद को समझाना शुरू कर दिया था। क्या पता ये भी किसी का आदिल हो। किसी फरहान ने अपना सर ऊंचा करने को इसे भी किसी रुमैसा से छीन कर फेंक दिया हो। आखिरी रोटी तवे से उतार कर उसने हॉट पॉट में रखी और चूल्हा बंद किया। सब कुछ समेटकर एक बार फिर सब कुछ चेक किया। सालन, रायता, सलाद, रोटी, सब कुछ तैयार था। वो मुतमईन सी बाहर निकली और अपने कमरे में चली गई। इतनी देर से उसकी ताक में मौजूद छोटी नंद दबे कदमों बावर्ची खाने में दाखिल हुई थी। आहिस्तगी से देगची का ढक्कन हटाया। 3-4 चम्मच भर के नमक के सालन में झोंक कर उसने चम्मच चलाया और ढक्कन वापस ढक दिया। अम्मा, आज भी काम हो गया है। ये मुट्ठी भर के नमक डालकर आई हूँ सालन में, उसने माँ के कमरे में दाखिल होकर फातिहाना अंदाज में कहा था। वो मुस्कुरा दी। शाबाश मेरी बच्ची। वो वहीं उनके पास आकर बैठ गई। अरे कहीं उसने देखा तो नहीं? कुछ ख्याल आने पर उन्होंने पूछा था। सवाल ही पैदा नहीं होता, तू बस देखती जा। इस चलत्तर लड़की को मैं इस घर से बाहर ना निकाल फेंकूं तो मेरा नाम बदल दीजिए। गजब खुदा का, नाली की ईंट इमरान ने मेरे आंगन में लाकर जोड़ दी। आख थू, उन्होंने नफरत से कहा था। लेकिन अम्मा, ये ज़रा सी बात है। वो तो उस पर जान छिड़कते हैं। वो उसे कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ऐਵੇਂ ही नहीं छोड़ेगा। अरे बहुत देखे हैं मैंने ऐसी मोहब्बत के दावे। जुम्मा जुम्मा 8 दिन की मार होते हैं ये दावे और ये बातें। उन्होंने नाक से मक्खी उड़ाई थी। ब्रेक से पहले का पीरियड अभी ख़त्म नहीं हुआ था कि बेल बज गई। सर ने घड़ी को देखा और उन सबको जाने का इशारा कर दिया। बाकी कल कर लेंगे, चलो जाओ। वो भी अपनी चीज़ें समेटने लगे। लड़के शोर मचाते, हल्ला गुल्ला करते निकल गए। एहसन क्लास में अकेला रह गया था। सर ने उसे हैरत से देखा। अरे तुम यहीं हो अभी तक? जाओ मज़े करो। हर वक्त किताब की दोस्ती भी अच्छी नहीं होती, कभी जीते जागते लोगों को भी पढ़ना चाहिए। उसे किताब निकालता देखकर उन्होंने कहा था। सर, मेरा कोई दोस्त नहीं है। तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है या तुमने कभी किसी को दोस्त नहीं बनाया? वो चुप रह गया।
उन्होंने उसे बगौर देखा। एहसन बच्चे, ये प्राउड तो नहीं है? मैं इतना ज़हीन फ़तीन और वो निकम्मे, मैं क्यों किसी को मुंह लगाऊं? ऐसा है? उसने नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं सर, बस मुझे आदत नहीं है किसी से भी घुलने मिलने की। अच्छे दोस्त नहीं मिलते ना आजकल। वो हंस पड़े। अच्छा मिलता क्या है आजकल? वो चुप रह गया। वो अपनी किताबें लिए उसके डेस्क के पास आ खड़े हुए थे। बच्चे सुनो, तुम्हें बताया गया है ना सब कुछ, अच्छा बुरा समझाया गया है ना, क्या ठीक है क्या नहीं ये पता है ना। तो वो सब क्यों बताया और सिखाया गया है? इंसानों पर अप्लाई करने के लिए ना। जब तुम उनसे कता ताल्लुकी करके सबसे कट कर एक अपनी ही अलग दुनिया बसा लोगे तो उन सब असबाब का, अखलाकियात का सीखने सिखाने का क्या फ़ायदा? वो खामोश रह गया। कोयलों में हाथ डालोगे ही तो हीरा मिलेगा। हाथ काले होने के डर से बैठे रहोगे तो बस बैठे ही रह जाओगे। वो जाने के लिए पलट गए थे। आदिल स्कूल से आने के बाद अब बैठा अपना होमवर्क कर रहा था। पास ही तारा बैठी अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाने में मगन थी। उसने अपनी कॉपी से नज़र उठाई और बहुत देर तक उसे देखता रहा। आप ही एक बात पूछूं? उसने नज़रें उठाए बगैर हंकारा भरा। आप अक्सर इतना मेकअप क्यों किए रखती हैं? तारा ने चौंक कर सर उठाया। मैंने देखा है कि जब भी आप बाहर जाएं या रात को भी, अक्सर घर पर जब लोग आते हैं तो आप बहुत तैयार श्यार होती हैं। आप मेरी मम्मा की तरह सिंपल क्यों नहीं रहती हैं? उसने शीशी बंद की और उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। मेरी जान, मेरा असल चेहरा बहुत बदसूरत है, बहुत डरावना और बदनुमा। इसीलिए उसे छुपाने के लिए मेकअप के खुशनुमा रंगों तले दबाए रखती हूँ। आदिल ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं तो देखें, अभी भी देखें। आप तो इतनी प्यारी हैं, मैं आपको आईना लाकर दिखाऊं? आप मेरी मम्मा से मुख्तलिफ तो नहीं हैं? वो मुस्कुरा दी। बाकी दुनिया के पास आप जैसी प्यारी आंखें नहीं हैं ना मेरी जान। उनकी नज़रों पे फ़िल्टर लगे हुए हैं, वो फ़िल्टर जो हमारे जैसे इंसानों की सारी अच्छाइयाँ और खूबियाँ अंदर छुपा लेता है और दिखाता है तो बस बुराइयाँ, हमारी ज़ात का बेढंगापन। वो सोच में पड़ गया। क्या हुआ? चुप क्यों हो गए? वही फ़िल्टर फिर मेरे स्कूल के बच्चों और मास्टर साहब की आंखों में भी लगा हुआ होगा। वो आपके और मेरे बारे में बहुत बुरी बातें करते हैं। तारा ने उसका चेहरा अपने कट था। आदिल, ये है ना, एक से सुनो दूसरे से निकाल दो। तुम्हें किसी की गाली, तंज, मजाक अपने दिल तक नहीं जाने देना है। जो जो कुछ कहता है उसे कहने दो। बस तुम वो करो जो तुम्हारा काम है, और तुम्हारा काम क्या है? पढ़ना और मेहनत करना, फर्स्ट आना। वो मुस्कुरा दी। मुझसे वादा करो कभी हारोगे नहीं। मुझसे वादा करो कभी हारोगे नहीं, कभी हार मानने का सोचोगे भी नहीं, क्योंकि तुम हार गए तो तुम्हारे साथ साथ तारा भी हार जाएगी, और मैं नहीं हारूंगा आपी। बच्चा पूरे जोश से बोला था। कारी साहब ने सख्ती से उन दोनों को अकेले में साथ रहने से मना किया। या तौर पर लड़कों की ड्यूटी लगा रखी थी जो उन पर नज़र रखे रहता था। इधर वो एक दूसरे के साथ नज़र आए, उधर वो सर पे पहुंच जाता और किसी एक को किसी और काम में लगा देता। यार, ये क्या बात हुई? अली तिल मिला उठा था। बंदा अपनी मर्जी से उठ बैठ भी नहीं सकता, कहीं आ जा भी नहीं सकता। ये तो कारी टॉर्चर कर रहा है हम पर। साद भी खाइफ था। उस दिन वो दोनों नज़र बचा कर निकले थे और अब दोनों मस्जिद के मेहराब के पीछे बैठे थे। मैं इस दफ़ा छुट्टी पे घर जाऊंगा तो भाई से बात करूंगा। मैं कोई बच्चा थोड़ी ना हूँ, बिला वजह की रोक टोक ऐसे तो नहीं जी सकता कोई भी। अली ने तायद में सर हिलाया था। ठीक कह रहा है तू, बंदा अपने दोस्त के साथ भी ना रहे तो किधर जाए। अमरीन ने खाना ट्रे में निकाला और सालन को चखा। सब ठीक था। उसने पानी की बोतल और गिलास रखा और सास के कमरे की तरफ बढ़ी। दोपहर का खाना वो अपने कमरे में ही खाती थी। उसके निकलते ही उसकी नन ने बावर्ची खाने में घुसकर सालन में मुट्ठी भर मिर्ची झोंक दी थी। वहाँ से निकलकर वो माँ के कमरे में आई। भी मेरा लाल दुपट्टा नहीं मिल रहा, प्लीज़ वो तो ढूंढ दें ज़रा, वो धुले हुए कपड़ों में होगा। वो जब तक दुपट्टा ढूंढ कर वापस आई तो उसकी नंद वो मरचीला सालन पहले वाले सालन से बदल चुकी थी। सास उसे लाल भभूके चेहरे से देख रही थी। उस दिन इमरान घर वापस लौटा तो अम्मा ने आते साथ ही अदालत सजा ली थी। तू पूछ अपनी इस जोरू से कि ये चाहती क्या है, क्यों रोज़ ये ऐसा करती है। नहीं, मैं पूछती हूँ ये साबित क्या करना चाहती है ये सब करके।
रोज इसका यही है, कभी सालन में नमक, कभी मिर्चें। इसने तो कोई काम नहीं करना तो साफ कह दे। ये सब करने का क्या मकसद है? वो आपे से बाहर हो रही थी। नन ने अलग पट्टी पढ़ाई। उस दिन कपड़े धोते हुए मेरी नई कमीज फाड़ दी। कल मेरा लाल दुपट्टा अम्मी के सफ़ेद सूट के साथ धोकर उसका सत्यानाश कर दिया। अमरीन अपने कमरे में बंद थी। वो चुपचाप बैठा सर झुकाए सबकी सुनता रहा। साथ छुट्टी पे घर आया हुआ था। रुमैसा बावर्ची खाने में उसकी पसंद का खाना बनाने में लगी हुई थी। वो बरामदे में भाई के पास बैठा अपने फफूले फोड़ रहा था। कारी साहब ने मेरी नाक में दम करके रखा है भाईजान। बिला वजह की मार पीट और रोक टोक, ना कहीं आने देते हैं ना जाने देते हैं, ना किसी से बात करने देते हैं। फरहान ने रसान से उसे देखा। देखो बच्चे, वो उस्ताद हैं। वो तो जो कुछ भी कहते या करते हैं उसमें तुम्हारा ही भला होगा। मुझे कई बार उनका फ़ोन आया है। वो अक्सर शिकायत करते हैं कि तुम पढ़ाई पे तवज्जो नहीं देते। 2 साल में बमुश्किल 10 पारे हिफ्ज़ किए हैं तुमने। सारा दिन गलत लड़कों के साथ उठते बैठते हो। वो बुरा लड़का नहीं है, उसने गुस्से से बात काटी। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। अच्छा चलो ठीक है, वो अच्छा लड़का है, लेकिन पढ़ाई पे तो तुम्हारी तवज्जो नहीं है ना। वो चुप रह गया था। तभी रुमैसा बाहर निकली। चलो नहा धो लो, मैं खाना लगवाती हूँ। वो उठ खड़ा हुआ। आदिल कहाँ है भाभी? काफ़ी देर हो गई, वो घर पे नहीं है क्या? वो दोनों चुप रह गए। आदिल बस्ता लटकाए जैसे ही क्लास में दाखिल हुआ, सब बच्चे एकदम खामोश हो गए। वो आ गई हमारी तारा, किसी ने सदा लगाई और वो सब ठट्ठे मार कर हंस पड़े थे। उसने खामोशी से सबको देखा और अपने डेस्क की तरफ बढ़ा, लेकिन वहाँ बैठे दोनों लड़के चौड़े होकर बैठे थे। उसकी जगह नहीं थी। तुम पीछे चले जाओ, हम तुम्हें यहाँ अपने साथ नहीं बिठा सकते। वो धक से रह गया था। लेकिन क्या हुआ बासित? सब तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। तुम बात भी अजीब तरह से करते हो, चलते भी लड़कियों की तरह हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ बैठ बैठ कर मैं भी तुम्हारी तरह बन जाऊं। तो गोया वो छूत छात का मरीज था। हाँ बिल्कुल। दूसरे बच्चे ने ताइदी अंदाज में सर हिलाया। मेरे पापा ने भी मुझे सख्ती से मना किया है कि मैं तुमसे बात करूं और ना ही तुम्हारे साथ बैठूं। वो बेबसी से उन्हें देख कर रह गया था। वो अशरफुल मखलूकात की गिनती में गिना ही नहीं जाता था क्या? हैरानी की बात तो ये थी कि मार तो जानवरों में भी नहीं होता था। तो फिर उसका कौन सा दर्जा था? वो काफ़ी देर से अपने कमरे में बेड पे सर झुकाए बैठी थी। अपनी तजलील के एहसास से उसकी आंखों से आंसू टूट टूट कर बह रहे थे। सास नंदे तो रोज़ किसी नए मौजू पर उसकी बेइज्जती कर दिया करती थी, लेकिन आज तो इमरान के सामने उसकी मिट्टी पलीद हुई थी। वो रोज़ खुद को समझा बुझा कर सब्र कर जाती थी, लेकिन आखिर कब तक? बंदा बशर थी, पैमाने लबरेज हो ही जाया करते थे। इमरान जब कमरे में आया तो वो जल्दी से आंखें साफ करके उठ खड़ी हुई थी। इमरान उसकी लाल आंखें देखकर शर्मिंदा हो गया था। सॉरी यार, मुझे पता है कि तुम ये सब नहीं। इमरान, वो जल्दी से बोली थी, आप ये सब मत कहें। मुझे किसी की माफ़ी तलाफ़ी नहीं चाहिए। वो चुप रह गया। बस यार, दिल पे मत लिया करो, वो माँ है, ज़्यादती कर भी जाएं तब भी। मुझे पता है इमरान। अगले दिन उसने मुलाजमा का इंतज़ाम करवा दिया था। इससे करवाएं जो भी काम करवाना है, मैं पे कर दूंगा। खाना, कपड़े, सफाई, जो भी। लेकिन मेरे लिए खाना अमरीन ही बनाएगी, चाहे कड़वा जहर हो या मिर्चों से भरा। उसने अपने तई फैसला कर दिया था। रुमैसा के तो कलेजे पर हाथ पड़ा था। उसने बाद में फरहान से कहा भी था, कुछ भी कह देते, लेकिन ये ना कहते कि वो मर गया है। वो जैसा भी है, जहाँ भी है, मेरा बेटा है, मेरी वाहिद औलाद। फरहान ने उसे सख्ती से देखा था। वो मर चुका है। मुझसे जो भी पूछेगा मैं यही कहूँगा। वो उसे देखती ही रह गई थी। इतने सफाक क्यों हैं आप? हकीकत पसंद। वो फौरन बोला था, एक बात कान खोल कर सुन लो, हमारा बस एक बेटा है और वो है वलीद। बस इस टॉपिक पर अब मैं कोई और बात नहीं सुनूंगा। वो हमेशा की तरह चुप रह गई थी। साद निहायत गुस्से में था। लाल भभूका चेहरा, चढ़ी हुई आंखें। भाईजान बहुत खुदगर्ज इंसान है, उन्हें बस अपनी परवाह है। पहले मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे यहाँ भेज दिया, हालांकि मैंने कॉलेज जाना था। अब मेरी किसी बात पर कान नहीं धरते हैं। वो और अली मस्जिद की पिछली दीवार की ओट में बैठे थे। मेरी बात तो क्या सुनना थी, उल्टा कारी की हिमायत करने लग गए। उसने सर झटका। बस यार, ये दुनिया मतलब की है। मुझे देख, अम्मा अब्बा हैं नहीं,
चाचे ताए अपनी जिंदगियों में मस्त हैं, मेरा कौन है। साद ने उसका हाथ पकड़ा। मैं नहीं हूँ तेरा। वो हंस पड़ा अफसुर्दगी से। एक बस तू ही तो है, लेकिन कारी साहब ने तुझे भी मेरा रहने नहीं देना। ऐसी जिंदगी, सही कहता है, ऐसे घुट घुट के जीने का क्या फायदा। लेकिन जीना तो है प्यारे। अली ने उसके हाथ पर हाथ मारा था। मेरी बस हो चुकी है, मैं अब ऐसे नहीं रह सकता। अली ने उसे बगौर देखा। तो फिर बस एक और रास्ता है, बगावत कर दे। वो दोनों बहनें माँ के कमरे में मौजूद थीं। बड़ी वाली उनके सर की मालिश कर रही थी और छोटी वाली अटवांटी खटवांटी लिए पड़ी थी। ले अम्मा, ये नतीजा निकला सारी मेहनत का। तुम तो कहती थी वो बहुत जल्द उसे घर से बाहर कर देगा। क्या हुआ? उसने मुंह बनाकर माँ से कहा था। सारा दिन महारानी मज़े करती है और मुलाजमा से नाज उठवाती है। मजाल है जो पानी भी खुद उठकर पी ले। खुदा जाने कौन सा जादू किया है इस हर्राफा ने मेरे बच्चे पर। उस पर तो जैसे दुनिया ही उसकी ख़त्म हो जाती है। बड़ी वाली ने लुकमा दिया। 6 महीने हो गए शादी को और मुझे तो दूर दूर तक उसके जाने के आसार ही नज़र नहीं आ रहे अम्मा। उन्होंने ऐसा मुंह बनाया गोया कोई कड़वा बादाम चबा लिया हो। अच्छा बोल, दफ़ा होनी। पहले हम पर कम स्याबख्ती आई हुई है जो तू ये ओल फोल बक रही है। ले, मेरे कहने से कुछ होता है तो मेरी दुआ है कल की मरती आज मर जाए, मनहूस और जान छूटे हमारी। अम्मा किसी सोच में डूबी हुई थी। वो एक मेहंदी का फंक्शन था। तारा को उन्होंने रक्स के लिए बुलवाया था। जब से नाचने वालियाँ इस धंधे में आई थी उनका रोजगार ठप हो चुका था। वैसे भी उनकी ज़रूरत आजकल कम ही पड़ती थी। अब तो हर जगह हर घर में अपनी ज़ात फौज थी नर्तकियों की। टिकटॉक, लाइकी और न जाने क्या क्या कि अब नाचने वाले भी स्टार बन चुके हैं। कोठे तो कब के बंद हो चुके कि अब तो हर बंदे की जेब में उसका अपना ज़ाती कोठा मौजूद है। अब तकरीबात पर कंजरियाँ नहीं नाचती, स्टार बुलवाए जाते हैं। खैर वो फंक्शन लेट ख़त्म होना था तो वो आदिल को साथ ले आई थी। अब वो उस टेंट लगे हॉल में एक तरफ कुर्सी पर बैठा कुढ़ रहा था। वो मर्दों के जमघटे में रक्सा थी। वो सब दिन की रोशनी में सबके सामने उसे प्लीत कहकर फ़ख्र महसूस करते थे और अब रात के अंधेरों में उसी प्लीत पर नोटों की गड्डियाँ वारी जा रही थी। वो सब थे जिनके घरों में बीवियाँ खर्चे को बैठी रहती थी। नोट ही नोट, बहाने बहाने से अपने पास बुलाने को नोट ऊंचा करना, उसे साथ लगाना, मानी खेज जुमले बोलना। तो बस यही तो होता है। आदिल नागवारी से वो सब देखने पर मजबूर था। उसका बस चलता तो उन सब के हाथ काट देता और उंगलियां तोड़ देता। उसका बस चलता तो तारा का हाथ पकड़कर वहाँ से बहुत दूर भाग जाता, कहीं जहाँ वो सब ना होते। बस वो और तारा और हाँ उसकी माँ भी होती। आप ये सब मत किया करें ना आपी, आप ये सब छोड़ दें। वापसी पे रिक्शे में बैठे हुए जब वो घर की तरफ रवां थे तो उसने तारा से कहा था। वो हंस पड़ी। पता नहीं इस पे या खुद पे। अच्छा ये छोड़ दूं तो क्या करूं? कुछ भी और काम। मुझे उसके अलावा कुछ आता ही नहीं आदिल। मुझे कुछ सिखाया ही नहीं गया। कोई और चीज़ तो कैसे कुछ आएगा। मुझे बस यही सब सिखाया गया है। दूसरों को लुभाना ही मेरे हिस्से में आया है। ये छोड़ दूं तो क्या सड़क पर भीख मांगूं? मांग लूं, लेकिन वो भी तो मुझे नहीं आता। वो चुप रह गया था। तारा ने उसे अपने साथ लगा लिया। मेरी जान, ये सब एक दलदल की तरह है। इसमें दाखिल हो जाओ तो निकलने का कोई रास्ता नहीं है। फिर जितने मर्जी हाथ पाँव मार लो, कुछ हासिल नहीं होता। वो ज़रा रुकी। तुम्हें इसीलिए तो कहती हूँ अच्छे से पढ़ा करो, पढ़ लिख जाओ, कुछ बन जाओ और इस जहन्नुम से निकल जाओ। तुम्हें पढ़ा रही हूँ कि तुम्हें इस सब के अलावा भी कुछ और करना आता हो, तुम्हें रिस्क कमाना आता हो, कि तुम्हें मुर्दार खाना ना पड़े, मेरे बच्चे, तुम्हें इस दलदल में ना उतरना पड़े। वो गौर से सुन रहा था। उसकी एक एक बात, एक एक नसीहत रात किसी स्याह बख्ती से भी ज़्यादा स्याह थी, तारीक और खामोश। मस्जिद के ऊंचे मीनार उसी अंधेरे में गुम थे। दरसगाहें खामोश थीं। सहन में इस्तादा धरीक और सुख चैन के दरख्त भी ऊँग रहे थे। दूसरी मंजिल पर बने हुए रिहायशी कमरे भी उसी अंधेरे की लपेट में थे। वो हब्स के दिन थे तो लड़के बाहर चारपाइयों पे सोते थे। कमरों के दरवाजे खुले थे सिवाय उस एक कमरे के। उसका दरवाज़ा अंदर से मुकफ्फल किया गया था। वो कमरा इंसानी सांसों से आबाद था। कमरे के वस में फर्श पे बिछी चटाई पे
वो दोनों पास पास लेटे हुए थे। अली कोई आ गया तो किसी ने देख लिया और शिकायत कर दी तो कारी बहुत मारेगा, तू एਵੇਂ ना डरा कर। उसने साथ के पास सरगोशी की थी। सब सोए पड़े हैं, इतना अंधेरा है, किसी को क्या पता चलना है। वो ज़रा रुका, और ये पहली बार तो नहीं है ना यार, हम कभी पकड़े गए हैं पहले, तू इतना क्यों डरता है, कुछ भी नहीं होगा। एहसन क्लास में ही था और सर लेक्चर दे रहे थे। जब पियन ने आकर दरवाजे पर दस्तक दी थी, वो सर के पास गया और कुछ, एहसन आपके फादर लेने आए हैं, आप जाओ, उन्होंने कहा तो वो हैरान सा किताबें समेटने लगा था। वो बाहर निकला तो वो इंतज़ार में ही थे। खैरियत? चाचू, उनकी आंखें लाल हो रही थी। अब्बू क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? तुम्हारे चाचा चाची, उसके चचा अपनी फैमिली के साथ इस्लामाबाद में रहते थे, उनका वहीं कारोबार था। वो अक्सर गर्मियों की छुट्टियों में या ईद वगैरह पर इस्लामाबाद आते जाते रहते थे। वो पिंडी से वापस जा रहे थे जब एक्सीडेंट हुआ और दोनों मौका पर ही ख़त्म हो गए। वो अब्बू बोल नहीं रहे थे, उनके लहजे का कुर्ब बोल रहा था। वो दम बखुद सा सुन रहा था। और किंजा, वो ये जल्दी है इमरान, ये अभी भी जल्दी है। अम्मा ने बेयकीनी से उसे देखा था। 8-10 महीने हो गए तेरी शादी को और ये अभी भी जल्दी है। वो खामोश रह गया। मेरे कान तरस गए बच्चे तेरी तरफ से खुशखबरी सुनने को। वो तेरा बाप तेरे बच्चे देखने का अरमान लेकर चला गया, अब मैं भी चली जाऊं? अम्मा, वो तड़प उठा था। नहीं, तू बता, मेरी ये ख्वाहिश करना नाजायज़ है। मेरा भी दिल चाहता है कि तेरी औलाद को देखूं, तेरे बड़े भाइयों की तरह तेरे बच्चे भी पालूं, उन्हें खिलाऊं, उनके साथ खेलूं। तुझे पता है मुझे तू कितना अजीज़ है इमरान। उसने रसान से माँ का हाथ पकड़ा था। आप बस दुआ करें, दुआ तो मैं रोज़ ही करती हूँ, तू उसे सीरियस क्यों नहीं लेता? वो तेरी जनानी नहीं चाहती क्या कि उसके बच्चे बच्चे हों? अम्मा, उसने कुछ नहीं कहा। वो जल्दी से बोला, अल्लाह की तरफ से देर हो तो कोई क्या करे अम्मा। वो भी तो हैं जिनके 10-10, 20-20 साल औलाद नहीं होती। ऐसे भी तो हैं, अल्लाह ना करे वो दहल सी गई थी।